नमस्कार, आप सभी दर्शकों का टीएफआई यानी थिंक फॉर इंडिया में स्वागत है। आज आप जैसा कि जानते हैं महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट आए हैं जिन पर हर किसी की नज़रें टिकी हुई थी। इसके साथ बाईपोल इलेक्शंस जो हैं 15 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उन पे आए हैं और लोकसभा के 2 जो रिजल्ट हैं वो भी बाईपोल के आए हैं। ये नतीजे बहुत दिलचस्प हैं और इसलिए इन पर चर्चा की बहुत गुंजाइश बनती है और इसीलिए आज हमारे साथ मेहमानों का एक विशेष पैनल है। प्रदीप कौशल जी हैं, थिंक फॉर इंडिया यानी टीएफआई के ग्रुप एडिटर हैं। अजीत झा जी हैं, डिप्टी एडिटर हैं ऑप इंडिया के, उनका भी स्वागत है। और प्रोफेसर कपिल कुमार जी हैं, जो हिस्ट्री से जुड़े तमाम विषयों के अलावा सामाजिक मुद्दों पर और राजनीतिक मुद्दों पर बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात करते हैं। तो उनसे ही शुरू करते हैं। सर, आपने महाराष्ट्र को लेकर कई भविष्यवाणी भी की थी और आज जिस तरह के नतीजे आए हैं, बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं। शिवसेना को ये लग रहा होगा कि एक रहते तो सेफ रहते शायद, और अजित पवार की पार्टी को, उनकी माफ़ कीजिएगा एनसीपी को भी यही लग रहा होगा। लेकिन इस नारे का कितना दम दिखा महाराष्ट्र में और क्या-क्या वजहें हैं जिस तरह के रिज़ल्ट आप देखते हैं? देखिए, नारे ने तो अपना दम दिखाया ही है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन ये एक रहेंगे जो नेक रहेंगे का जो असर है, मुझे लगता है ये कुछ दूसरे तबकों की, विशेष तौर से महिलाओं के ऊपर पड़ा है इसका। क्योंकि जो महाराष्ट्र का रिजल्ट हमें दिखा रहा है सामने, कि वो तबके भी जिनके के नेता उनके नाम पे राजनीति करते हैं और देश में अलगाववाद फैलाते हैं या बांटना चाहते हैं, या कई इस तरीके की धमकियां देते हैं कि फिर पाकिस्तान बन जाएगा, या 15 मिनट दे दो तो हम सबको देख लेंगे। उनसे भी काफी लोग जो तंग थे, उन्होंने भी जो है फिर एक होने की कहीं ना कहीं इसमें बात की है। और विशेष तौर से मैं जो यूपी के रिजल्ट्स देख रहा था, उसमें भी ये चीज आई है। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है। आपको याद होगा कि आपके चैनल के ऊपर ही मैंने एक वीडियो डाला था, बंदरों की कहानी सुनाते हुए। तो ये जो भेड़िया रूपी हमारे लोग थे, और आज तो मैंने एक ट्वीट किया कि अब इनके लिए कोप भवन बनवा देना चाहिए, हैं? कि जहां जाके ये अपना ईवीएम का रोना रोए, ईडी का रोना रोए, सीबीआई का रोना रोए, सब तरीके के रोने ये रो सकते हैं। लेकिन पहली बार ये एक बात स्पष्ट हो गई थी कि अगर एक नहीं होते महाराष्ट्र के अंदर, तो आगे के लिए एक बहुत ही दिक्कत का काल सामने था, जो अब स्थिति स्पष्ट हो गई है महाराष्ट्र के अंदर। झारखंड के और रीजंस हैं, कारण और हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल ट्रेंड देखें राष्ट्र के लेवल पे, कि जब आप महाराष्ट्र के चुनाव को मिलाएं या उपचुनावों को मिलाएं जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, बिहार में या बंगाल में हुए हैं, पंजाब में भी, तो आपके सामने ट्रेंड्स बड़ा बड़ा क्लियर स्पष्ट होके आ गया है कि जो भी दल राष्ट्रवाद का विरोध करेंगे, जो दल विदेशों में जाकर के देश को बदनाम करेंगे, जो दल हमारी सेना के ऊपर उंगली उठाएंगे, हमारे सैनिकों की जो बलिदान है उन पे उंगली उठाएंगे, और जो लोग हर चीज के अंदर सरकार के पीछे पड़ेंगे, चाहे वो अदानी का भी रोना फिर दोबारा इन्होंने शुरू किया है लेकर के। जनता आज बेवकूफ नहीं है। ये लोग समझते हैं कि आज की भी जनता वही जनता है जो नेहरू के दशक की जनता थी, कि जो ये कह देगा परिवार, उसको जनता मान लेगी और उस पर वोट डाल देगी। आज अब वो जमाना नहीं रह गया है। और सबसे बड़ी बात ये चुनाव एक जो दिखा रहा है, 2014 की वापसी। 2014 के अंदर देश में एक बहुत बड़ा तबका था युवाओं का और लोगों का, जो पहले बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन जिन्होंने मोदी जी पे विश्वास करके और मोदी जी के नाम पे वोट डाली थी। 19 में वो तबका और उभर के सामने आया था, 24 में वो तबका थोड़ा सा बिखरा, लेकिन आज फिर एक बात सामने आ चुकी है कि देश के युवक पूरा अच्छी तरीके से समझ चुका है कि उसका अपना भविष्य देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। देश आगे जाएगा तो वो भी आगे जाएगा।
देश सुरक्षित रहेगा तो उसका घर भी सुरक्षित रहेगा। और आगे जब चर्चा करेंगे तो मैं आऊंगा और मुद्दों पे भी कि जो ये चला बार बार, इन्होंने तो सिर्फ मुद्दा वही पकड़ रखा था, रोजगार और महंगाई, रोजगार महंगाई और गाली निकालना कि ये कर रहे हैं। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र के बाद झारखंड की बात करते हैं, फिर हम अलग-अलग राज्यों का भी एक थोड़ा-सा झलक ले लेते हैं, फिर अलग-अलग राज्यों पे और बाकी मुद्दों पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये होगी कि राजनीति से ज़्यादा जो सामाजिक बदलाव हैं, जो वो नज़रिया है, उसको भी हम लोग सामने लाएँ। अजीत जी के पास चलते हैं, अजीत जी की झारखंड पर एक विशेष नज़र रही है। अजीत जी, आप झारखंड को किस तरीके से देखते हैं? वहाँ जो रिज़ल्ट आए हैं, उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी की वहाँ पर वापसी हो सकती है। चंपाई सोरेन को पार्टी वापस यहाँ लाती है। जेएमएम के परिवार में भी टूट होती है, सीता सोरेन बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ती हैं। कई पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने अपनी ताकत आज़माई। बाबूलाल मरांडी इस बार वापस आ गए। इसके बावजूद बीजेपी अपना पिछला परफ़ॉर्मेंस जो था, वो भी नहीं दोहरा पाती। और हालाँकि अगर वोट शेयर देखें तो वोट शेयर लगभग-लगभग बराबर है बीजेपी का। बहुत ज़रा-सा कम हुआ है, करीब 33.28% वोट इस बार मिले और 33 दशमलव करीब 6% वोट पिछली बार मिले थे, लेकिन सीटें काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही हैं। तो आप क्या वजह देखते हैं जबकि वहाँ पर भी जो कैंपेन अगर आप देखें तो महाराष्ट्र और झारखंड का बहुत ज़्यादा अलग नहीं था, लगभग वहाँ पर भी बटेंगे तो कटेंगे वाली चीज़ें थी और झारखंड में भी उसी लाइन के इर्द-गिर्द जो है प्रचार हुआ था। और जो योजनाएँ जो ऐलान थे लगभग-लगभग बराबर थे कि हम आपको वहाँ पे भी जो स्कीम चल रही थी, यहाँ पे भी वैसे ही देने की बात की गई थी। लेकिन रिज़ल्ट जो है वो बहुत हद तक जेएमएम के पक्ष में गया है बल्कि अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, झारखंड में जो है जैसे आपने कहा कि मतलब एनडीए की सीटें ही नहीं मतलब घटी हैं, हुँ, बल्कि जो जेएमएम खेमा है, जो इंडी गठबंधन है, उनमें जो घटक दल है उसमें कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो बाकी हुँ, की सीटें बढ़ी है, आरजेडी वगैरह की बढ़ी है। तो जी, इन नतीजों को देख के एक तो लगता है कि रघुवर दास की सरकार में जो सीएनटी एक्ट में बदलाव किया गया था, हुँ, जिसके कारण बीजेपी को 2019 के चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ा था। अभी जब 2024 में भी आम चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव, तब भी जो ये एसटी बहुल सीटें हैं, वहाँ बीजेपी उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो वो हुँ, जो लगता है कि उस समय जो एक बीजेपी के खिलाफ जो दुष्प्रचार शुरू हुआ था और जिसको जमीन तक उतार दिया गया था, अभी तक लगता है कि बीजेपी जो है उसका कोई काट नहीं ढूंढ पाई है। पहला तो ये लगता है। दूसरा है कि जो हेमंत सोरेन है, वे सरना धर्म कोड का मुद्दा उठा रहे थे कि हुँ, हमारी मतलब जनगणना में सरना धर्म कोड बनाइए, और इसके लिए वो अचानक से नहीं, ये चुनाव के समय एक्टिव हुए, बल्कि वो विधानसभा में 2021 या 22 में ही प्रस्ताव पास कर चुके थे, प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके थे और वो अपनी रैलियों में बार-बार इसका जिक्र कर रहे थे। और बीजेपी जो है ना, कभी भी सरना को अलग से एक पहचान देने को लेकर कभी भी अच्छा, बीजेपी का मतलब ऐसा स्टैंड नहीं रहा था जैसा इस बार बीजेपी ने खुलकर दिखाया। इस बार अमित शाह जी से ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हम सरकार बनेगी तो इस पर विचार करेंगे, उचित निर्णय लेंगे। शिवराज सिंह चौहान बार-बार ये कह रहे थे, और फिर हिमंता बिस्वा शर्मा तो एक कदम आगे निकल गए, उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो हम इसको लागू कर देंगे। और हुँ, ध्यान दीजिए, ये जो है आरएसएस का जो स्टैंड है सरना धर्म कोड पे, उससे हुँ, ठीक विपरीत है। तो हुँ, एक तो वो हुआ कि उनका जो वो मुद्दा था, वो उस मुद्दे की भी बीजेपी कोई काट नहीं खोद पाई। तीसरा, हुँ, झारखंड में आप देखेंगे तो 29 सीटें ऐसी हैं जहां पे पुरुष से ज्यादा महिला वोटर है, हुँ, और यहाँ पे चुनावों से ठीक पहले एक महिलाओं को केंद्रित करके जेएमएम की सरकार ने योजना शुरू, और हुँ, पहले राउंड के चुनाव से पहले 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में गए हैं। 1,500 रुपए मतलब था कि चुनाव के बाद इसको 2,500 कर दें। हुँ, बीजेपी ने भी इसकी काट खोजी थी। घोषणा पत्र में बीजेपी ने भी एक इसी तरह का वादा किया था और 2,100 रुपए का किया था। अभी हुँ, आप जब रिजल्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि 29 में से 28 सीटें जो है वो महिला, जहां पे ज्यादा वोटर हैं, वो जेएमएम को गई हैं, मतलब इंडी गठबंधन को गई है। इसका मतलब है कि उस योजना का भी वहां पे असर हुआ और अच्छा। बीजेपी काट नहीं ढूंढ पाई।
और एक आप महिलाओं के बीच में जो है जेएमएम के पास एक चेहरा था जो 200-250 अंदर दिन के अंदर में कल्पना सोरेन का चेहरा उभरा। बीजेपी इसकी भी काट कोई महिला चेहरा के तौर पे झारखंड में लोगों के सामने नहीं रख पाई। तो ये कई कारण हैं जिनके सब मिल के जुल के जो है बीजेपी की जो सीटें हैं 2019 के मुकाबले भी कम कर रहे हैं और जेएमएम को इसका फायदा हुआ है। एक बात आपकी जो आपने बताया उससे एक चीज बहुत निकल के सामने आई है कि महिला जो वोटर्स हैं और ये जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है उनको सीधा बेनिफिट देने का, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी शुरुआत बीजेपी ने की मध्य प्रदेश से और बाकी राज्यों ने भी इसको अपने तरीके से लागू करने की कोशिश की और हर बार यह चूक साबित हुई है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश रहा हो, चाहे तेलंगाना रहा हो, चाहे कर्नाटक रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, महाराष्ट्र के नतीजों में आज ही देख लीजिए उसका असर। तो छत्तीसगढ़ में जरूर नहीं हो पाया था, महाराष्ट्र के नतीजों में भी ये चीज देखी। तो प्रदीप सर का रुख करते हैं। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि ज्यादा बड़ी किस चीज की भूमिका है? जो देखिए इस जीत के पीछे क्या महिला वोटर्स अधिक लॉयल हैं और जिस तरह की योजनाएं उनके प्रति इस तरह की दी जाती हैं वो इतनी हैसियत और क्षमता रखती हैं कि सरकारें बना बिगाड़ सकें? ये किस तरह का पैटर्न है, इसको आप देखिए जरा। देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि जो नकद राशि लोगों के पास जाती है उसकी अपनी एक पुल है, उसकी अपनी एक ताकत है। और जैसे पहले कभी शुरुआत हुई फ्रीबीज की तो 1987 में देवीलाल जी ने नारा दिया बुढ़ापा पेंशन का, 100 रुपए पेंशन होगी। आज हम देखते हैं तो लगता है 100 रुपया कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब वो शुरुआत हुई तो कांग्रेस ने ये कह के विरोध किया कि ये व्यावहारिक नहीं है, दे नहीं सकते, अगर ये संभव होता तो हम ही दे देते। लेकिन वो उन्होंने शुरू किया, फिर उसके बाद कोई भी सरकार उसको बंद नहीं कर पाई। आंध्र प्रदेश क्या बल्कि तेलंगाना कहिए, तेलंगाना के अंदर के रामाराव जो हैं उन्होंने शुरू किया नकद राशि जो है वो किसानों के खाते में सीधा जमा कराने के, ताकि बिचौलिया बीच में से समाप्त हो। राजीव गांधी जी के समय उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि केवल 15% जो हम देते हैं केंद्र की तरफ से अनुदान, तो उसका केवल 15% जो है वो जो बेनिफिशियरी है उस तक पहुंच पाता है। तो एक तो उसकी अब होड़ जो है वो मुझे लगता है वास्तविकता बन गई है। अब आने वाले समय में सभी दलों के बीच में ये होड़ रहेगी। दिल्ली के अंदर हमने देखा कि केजरीवाल जी ने ये वायदा किया मुफ्त बिजली पानी का, तो ये जो फ्री बीज हैं चाहे कोई उनका कितना भी विरोध क्यों नहीं करे, लेकिन वो एक वास्तविकता है। और मुझे लगता है अब हर चुनाव के अंदर इसको लेकर के भी होड़ रहेगी। हालांकि उसके विपरीत प्रभाव भी देखने में आए। हिमाचल के अंदर बड़ी वित्तीय जो दिक्कतें हैं वो पैदा हो गई, तो तनख्वाह देने में दिक्कत है सरकार को, वो अलग विषय है। लेकिन चुनावी राजनीति में ये होड़ जो है वो उसमें सभी दलों की व्यवस्था, उनको शामिल होना पड़ेगा। कर्नाटक में हुआ इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से जैसे हमने चर्चा की दिल्ली, अब दिल्ली में आने वाले चुनाव हैं उनके अंदर भाजपा को भी इस नारे की कोई ना कोई काट ढूंढनी पड़ेगी अगर उसे केजरीवाल जी का मुकाबला करना है तो अब जी कपिल सर का रुख करते हैं और महाराष्ट्र की बात करते हैं, थोड़ा सियासत से अलग हटके समाज शास्त्र पे आते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा सम्राट जी इसमें ऐड करना चाहूंगा झारखंड वाले मसले में। जी देखिए झारखंड में कुछ और समस्याएं भी हैं जी। जो ट्राइबल्स के बीच में पैठ होनी चाहिए। जिस तरीके की पैठ बीजेपी ने उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर की या महाराष्ट्र में की या अन्य स्थानों में की, उस तरीके की पैठ झारखंड के ट्राइबल में बीजेपी नहीं कर पाई। और जहां कर पाई है और जो ट्राइबल भी इनके साथ मौजूद है, वो वहां से इनके कई नेता जो है लड़ने को तैयार नहीं थे चुनाव वहां से अपने उसको लेकर के। और जो ट्राइबल की पैठ बीजेपी को करनी चाहिए, कि मेरा ये मानना है कि वहां पे सबसे बड़ी जागृति की जरूरत है
कि जो उनकी अपनी संस्कृति है उसके बारे में उनको जागरूक किया जाए कि उनकी संस्कृति में किस प्रकार से आघात हो रहा है। अगर बाहर का ये बांग्लादेशी आ रहा है और ये आ रहा है तो उनकी संस्कृति में कैसे आघात कर रहा है, उनके ऊपर किस तरीके से आघात कर रहा है, इस बात को भी बीजेपी वहां पे समझाने में सक्षम नहीं रही। और मैं समझता हूं कि बीजेपी को जो अपना आईटी सेल है वो ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहिए जो इन चीजों को वहां पे समझते हों, लेकिन जिनको सर इसकी आपने जानकारी हो। बीजेपी का तो पूरा अधिकांश जो कैंपेन हमने देखा, वो इसके इर्द-गिर्द ही रहा कि भाई किस तरीके से आपकी घुसपैठिए जो हैं, ज़मीनों पे भी कब्ज़ा कर रहे हैं। उन्होंने तो मोदी जी ने खुद नारा दिया कि उन्होंने उस नारे पे काफ़ी विवाद भी हुआ। तो आपको लगता है कि इसके बावजूद कमी रह गई या बीजेपी क्यों नहीं इसके घुस पाई बावजूद आगे? भी कमी है। देखिए ऐसा है, नारा देना एक चीज है हुँ, और उस नारे को वहां के लोगों को पूरी तरीके से समझाना, उसका जो असर है हुँ, उनकी रोज की जिंदगी से जोड़ना। मैं केवल ये नारा दे दूं कि भाई पाकिस्तान हमला कर रहा है हुँ, तो कोई हंस देगा मेरे ऊपर, हुँ, लेकिन अगर मैं साथ साथ ये भी समझाऊं कि देखिए उस हमले का मेरे पे क्या असर हो रहा है, आप पे क्या असर हो रहा है, हुँ, वो चीज जो समझानी थी हुँ, उसमें कहीं बीजेपी की इसके अंदर थोड़ी कमजोरी रही इस बारे में। और एक चीज मैं और कहूंगा, ये जो सुरेन वाला मामला है, इसकी जेल वेल जाने वाला, जी, देखिए एक बड़ी अजीब चीज हो गई है इस देश के अंदर कि नेताओं को लेकर के भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, हुँ, मेरा ही मानना है। जब बोफोर्स वाला भी मुद्दा उठा था तो मैंने उस जमाने में जब सर्वे किया था 1989 के अंदर, हुँ, तो मेरे सर्वे में एक बड़ी मजेदार चीज निकल करके ये आई थी कि गांव में लोगों को ये शिकायत नहीं थी कि बोफोर्स में रिश्वत खा ली गई। हुँ, गांव में मैसेज ये चला गया था कि रिश्वत दे करके इन्होंने तोपे ऐसे खरीद दी हैं जो अच्छी नहीं है और लड़ाई हो गई तो हमारे लड़के मारे जाएंगे। हुँ, उसका एक अलग इम्पैक्ट था। हुँ, भ्रष्टाचार के मामले में तो आज मैं देखता हूं हमारे खून में इतना वो हो गया है कि लोगों से हम बात करते हुए वो नेता पकड़ा गया, 1 करोड़ पकड़े गए, बोले जी नेता है तो 1 करोड़ पकड़े जाएंगे, चपरासी को आप 10 रुपए वाले को पकड़ देते हो। हुँ, तो ये मामला तो एक देखिए भ्रष्टाचार का मामला जो है इसको तो किसी अलग पूरे उसके ऊपर लेकर के इस हुँ। पे एक बहुत जबरदस्त बहस की जरूरत है, मैं समझता हूँ उसको देने के लिए। अजीत जी लेकिन आप हाँ, जी, जी सर, बात पूरी करें पूरी। जी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि देखिए 2002 के अंदर मैं फेडकूटा प्रेसिडेंट था जी। और मैं उस समय पूरी नॉर्थ ईस्ट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज घूम के आया था। तो हुँ, जोशी जी मंत्री होते थे उस समय एचआरडी के, उनसे हुँ, बैठ के बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा अनुभव क्या है? मैं कहा मेरा एक अनुभव है इन इलाकों के अंदर कि ज्यादातर लोग इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है, हुँ, लेकिन जब ये इतवार को चर्च जाते हैं हुँ, तो उस दिन ये अपनी वही वेशभूषा पहन के जाते हैं जो इनकी परंपरागत सांस्कृतिक वेशभूषा है। जी। तो इसलिए जरूरत यह है कि इन लोगों को इनकी ही संस्कृति को जागृत कराना है हुँ, कि आपकी संस्कृति के ऊपर किस तरीके से प्रहार हुए हैं और किस तरीके से आपका जो अपना एक वो है अस्तित्व जो है हुँ, उसको आपको बना के रखना है, उसको करके रखना है। तो कुछ ना कुछ नीति परिवर्तन यहाँ पे मैं समझता हूँ करना होगा। हालांकि मुझे मालूम है कि बीजेपी के कई विंग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं और वो विंग उनसे ज्यादा सशक्त है जो कांग्रेस वगैरह के विंग इधर काम कर रहे हैं ट्राइबल्स वगैरह को लेकर के। वो तो सिर्फ दिल्ली में बैठ के राजनीति करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे नहीं करते हैं। बीजेपी के ग्रास रूट लेवल पे करते हैं, लेकिन फिर उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। और एक जिस चीज को वोट में बदलने की बात मैं आपको बताऊं, मैं देख रहा था एक चैनल के ऊपर वो 3 मुस्लिम महिलाओं से लड़की जो रिपोर्टर है वो हुँ, पूछ रही थी कि भाई वोट किसको दोगे, तो उस बीजेपी को दोगे, उसने नहीं देंगे। तो उसने क्यों, तुम्हारे लिए 3 तलाक नहीं किया मोदी जी ने? तो बोली हुँ, हाँ वो तो कर दिया, वो तो अब मिल गया, तो अब क्या चिंता है किसी और चीज की। तो हुँ, इसलिए जहन में वोटर के बिठाना चीजों को हुँ, वो बहुत जरूरी हो जाता है
कि एक तत्कालिक और दूरगामी चीज को लेकर के। अजीत जी के पास चलते सम्राट हैं। जी, मैं एक बिंदु जोड़ना चाहूंगा इसी संदर्भ में कि जहां तक आदिवासी भावनाओं का संबंध है, ये उनके हितों की बात है, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा ने प्रयास नहीं किया, काफी प्रयास किया। जैसे आप देखिए, देश का जो सर्वोच्च पद है उसके ऊपर द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, उनको उनका चुनाव जो है वो फैसिलिटेट किया। लेकिन बिरसा मुंडा जी जो हैं, तो उनका जो है जन्म दिवस था, तो उसको लेकर के बड़ी व्यापक जो है वो उत्सव मनाया गया। दिल्ली के अंदर कालू सराय जो है, वहाँ उनके नाम से उसका पुनः नामकरण किया गया। तो प्रयास तो हुए, लेकिन ये मैं जरूर मानता हूँ, कपिल जी से सहमत हूँ कि जिस तरीके से, जितनी सशक्त तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने की बात थी ग्राउंड के ऊपर, उसमें शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो उस दिशा में मुझे लगता है कि प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन भाजपा ने काफी पहल की है एकदम अपनी तरफ से। नहीं जी। प्रदीप जी, मैंने खुद कहा है कि इनका बहुत सशक्त है प्रयास, लेकिन देखिए हम्म। हर चीज का एक टाइमिंग होता है। मैंने खुद उस दिन डिफेंड किया ये भगवान बिरसा मुंडा चौक को डिबेट में एक, लेकिन आप देखिए चुनाव से 2 दिन पहले किया जाना, बस वही समझे ना, ये लगातार। तो इसको ऑपोजिशन कैश कर गया, समझिए आप, कह करके कि देखिए चुनाव से पहले कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे थे, सो रहे थे। और ये एक युद्ध है, युद्ध के अंदर जिस तरीके से सामरिक नीति बनती है, चुनाव भी एक युद्ध है, उसमें अस्त्र सिर्फ वोट का है हमारे पास चलाने के लिए। तो उस युद्ध के अंदर भी टाइमिंग का बहुत बड़ा एक वो है कि किस टाइम पे आप क्या चीज लेते हैं। अजीत भाई का रुख करते हैं। हमने सोचा था कि पहले महाराष्ट्र पे उसके चर्चा करेंगे, झारखंड चैप्टर अब शुरू हो चुका है तो उसको बदलना भी ठीक नहीं है। आप दोनों हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, इनकी बात से कितना सहमत है? क्या आदिवासी बीजेपी की कमजोर कड़ी बन गए हैं? क्या, हालाँकि मध्य प्रदेश में हमने देखा बीजेपी को वोट मिले, तो क्या, या फिर सिर्फ ये विषय है आदिवासियों का, या उनके बीच जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो भी एक बड़ी वजह है? क्योंकि एक जो धर्म परिवर्तन है वो तो प्रत्यक्ष है, जो दिख रहा है। दूसरा ऐसा है जो दिख नहीं रहा है, उसकी बात भी कई बार की गई। क्योंकि जैसा सर ने बताया कि सरनेम वही है, लेकिन बाई कास्ट कुछ मतलब जो फेथ है वो बदल गया है और उनका वोटिंग पैटर्न जो है कुछ अलग तरह का रहा है। तो क्या ये वजह है या कुछ और जो है रणनीति की वजहें भी हैं? पहले हम इस मुद्दे पे बात करते हैं, फिर बाकी दूसरे विषय पे आएँगे। देखिए, एक तो जो सर कह रहे हैं कि घुसपैठ का बीजेपी जो है लोगों को समझा नहीं पाई, तो मेरा मानना है कि इसमें कुछ अति प्रचार कर दिया बीजेपी ने। पूरे झारखंड का मुद्दा बनाने की, घुसपैठ केंद्रित चुनाव करने की कोशिश की गई। जबकि जमीनी हकीकत ये है कि घुसपैठ जो है, और जिस डेमोग्राफी चेंज को बीजेपी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बार-बार उठा रहे थे, वो झारखंड के कुछ जिलों तक, एक खास क्षेत्र तक सीमित है उसका प्रभाव। उसके इतर उसका वो प्रभाव नहीं है। और इस चक्कर में बीजेपी ने क्या किया, जो उससे ज्यादा प्रभाव है, ये जो ईसाई धर्मांतरण है झारखंड का, और ये आज से नहीं है, मतलब बहुत लंबे अरसे से है। इस बार वो, हाँ, वो मुद्दा गौन हो गया। दूसरा, उसमें जो है, जो सर कह रहे थे कि उन्हीं के फेथ के साथ, तो ये ईसाई धर्मांतरण ऐसे ही होता है। आप बिहार में चले जाइए, मैंने एक स्टोरी की थी ऑफ इंडिया पे, अब मधुबनी जिले में धर्मांतरण हो रहा है, वहां पादरी उनको कह रहा है, झूठा प्रोपगेंडा कर रहा है, कह रहा है कि रामायण में लिखा हुआ है कि ईसा मसीह आएंगे, ये रामायण में लिखा हुआ है। और वो कैमरे पे, ये मेरे कैमरे पे भी उस पादरी ने बोला। तो अब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने तो रामचरितमानस पढ़ी नहीं है, तो उनको क्या पता। तो ये है कि उसी तरह से वो धर्मांतरित करते हैं। लेकिन एक धर्मांतरण की यह भी सच्चाई है कि जो पहली पीढ़ी को, जो पहली पीढ़ी ने वहां धर्मांतरण किया था, और वो जो दूसरी पीढ़ी आ गई है, दूसरी पीढ़ी को इन लोगों से कोई बहुत डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बल्कि वो लोग प्रताड़ित ही हैं ईसाई मिशनरियों से। बीजेपी जो है ये, हाँ, भले ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हक में नतीजे आए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि बीजेपी इस जो क्रोध है और ये जो भावना है, इसको चैनलाइज नहीं कर पाती है। ये एक समस्या है। और ये समस्या इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो है, सो अब धीरे धीरे आप देखिए तो जो
वहां पे जनजातीय संगठन जो संघ के काम करते हैं और बीजेपी का इस पे जो रुख है, उसमें आपको अंतर भी दिखेगा। वो जो मैंने सरना का ही कोड जिक्र किया, जब बीजेपी ने किया था तब जनजातीय मंच के जो क्षेत्रीय संयोजक हैं, उन्होंने कहा था कि ये गलत है, इससे कई समस्याएं पैदा होंगी। तो वहां बीजेपी का कार्यकर्ता कोई उनके बीच नहीं काम कर रहा है, संघ का कार्यकर्ता काम कर रहा है। और जो संघ के साथ अगर आपको इन विषयों पे उस तरह की सहमति जैसे पहले थी वैसी नहीं बन रही है, तो समस्याएं पैदा होंगी। जहां तक झारखंड की बात है, तो झारखंड में आदिवासियों के बीच बीजेपी को मतलब अतीत में अच्छी सफलता भी मिली है। उसका कारण रहा है कि जैसे करिया मुंडा थे, बाबूलाल मरांडी थे, अर्जुन मुंडा थे, सुनील सोरेन थे, ऐसे कुछ नेता थे बीजेपी के पास भी जिनकी इस समाज में पैठ थी। लेकिन इन चुनावों में उनके सामने हेमंत सोरेन के मुकाबले बीजेपी कोई चेहरा भी पेश नहीं कर पाई। ये भी एक समस्या है। आप देखिए कि महाराष्ट्र के चुनावों में देवेंद्र फडणवीस आपको फ्रंट पे नजर आते थे। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप मोदी का ही चेहरा आगे कर रहे हैं, आप आगे अगर अमित शाह का ही चेहरा कर रहे हैं, तो आपको देवेंद्र फडणवीस भी उतनी मतलब नजर आ रहे थे, एकनाथ शिंदे भी आ रहे थे, अजीत पवार भी आ रहे थे। आप बताइए कि झारखंड में क्या बीजेपी कोई ऐसा चेहरा पेश कर पाई अपनी पार्टी की तरफ से? नहीं, कोई नहीं दिख रहा था। जो सहयोगी दल थे उसमें आप देखिए जदयू और लोजपा तो खैर इन्हीं के भरोसे थे। जो आजसू का कभी प्रभाव था, उस आजसू के भी का भी कोई चेहरा नहीं नजर आता था। जबकि कुछ जब बीजेपी ने झारखंड में सफलता हासिल की है तो उसमें आजसू का योगदान रहा है। उस समय सुदेश महतो एक बड़े चेहरे थे आजसू के, और जो चुनावों में नजर आते थे। इसके अलावा क्या हुआ है कि सुदेश महतो जिस बिरादरी के वोटों पर दावा करते हैं, उसी में एक नया लड़का उभरा, उसने एक पार्टी लड़ा के बना के इस बार चुनाव भी लड़ा है, जयराम महतो। उसने कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। और ये अचानक से नहीं हुआ, ये 2-3 सालों से लग रहा था कि ये आएगा और नुकसान पहुंचाएगा। बीजेपी ने वहां भी जो है वो सेंधमारी रोकने का भी कोई काउंटर प्लान तैयार नहीं कर पाई। अगर इसके मुकाबले बीजेपी मान लीजिए बाबूलाल मरांडी जैसा चेहरा आप पार्टी में क्यों लेके आए? जो आदमी पार्टी छोड़ के चला गया था, आपने उनको मतलब विपक्षी नेता बनाया, विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता नहीं दी, तो फिर आपने उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन जब चुनाव का समय आया, या चुनाव से कई महीनों पहले से ही, तो पार्टी ऐसा नहीं लग रही थी कि एक प्रदेश अध्यक्ष जैसे चलाना चाहता है वैसे ही सब कुछ हो रहा है। अपने अपने गुट थे, उस हिसाब से टिकट भी बांटी गई। और जो है सो आप देख लीजिए, तो इसके कारण आदिवासियों में उस तरह का कोई चेहरा नहीं उभर के आया जो हेमंत सोरेन के मुकाबले आप खड़े कर दें। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का बात है, ये सही बात है कि भ्रष्टाचार अब लोगों के बीच कोई मुद्दा नहीं है, मतलब उतना प्रभावशाली मुद्दा। लेकिन यह भी है कि हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार को बीजेपी मुद्दा भी नहीं बना पाई, और अंत में अदालत ने जिन टिप्पणियों के साथ उनको जमानत दी है, उससे भी ये भ्रष्टाचार का आप आरोप लगाते हैं। मतलब झारखंड जब से बना है करप्शन हो रहा है, लोग अभ्यस्त हो गए हैं उस करप्शन के। इसके बावजूद वो जो उनको जमानत मिली है, टिप्पणियों के साथ मिली है, वो भी जो है बीजेपी जो बनाना चाहती थी आधार, मतलब बल नहीं देती। तो कुल मिला के ना बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना पाई, उसने एक घुसपैठ का मुद्दा उठाया जो पूरे झारखंड का मुद्दा नहीं था। अगर वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, उससे बेहतर स्थिति में होती। जी प्रदीप जी से इसका कमेंट ले लेते हैं कि तमाम इन्होंने कमियां और कारण तो बताए बीजेपी का, लेकिन सर जो वोट परसेंट है बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नहीं गिरा है, बहुत 0.23% का ही अंतर आया है झारखंड में। सीटों पर बहुत लेकिन बड़ा असर आया है। आपको क्या लगता है कि क्या इस पूरे बदलाव की वजह यानी बीजेपी का फेलियर होने से ज्यादा बीजेपी के सहयोगी दलों का फेलियर रहा है? ये उस तरह से वोट नहीं जुटा पाए या उस तरह से दूसरी पार्टियों में जो है सेंधमारी नहीं कर पाए, और वो जो वोट था जैसे कि इनको ये शायद उम्मीद रही हो कि जयराम महतो का जो है वोट बैंक वो थोड़ा उनकी जगह दूसरों को डैमेज करेगा, या आजसू कुछ बीच में वोट काटेगी, कुछ निर्दलीय वोट काटेंगे, वो वोट उस तरीके से नहीं कट पाया। कई पार्टियां जो हैं उनको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी का चूंकि परफॉर्मेंस जो है मोर और लेस उतने पे ही टिका हुआ है, वो इस प्रदर्शन की वजह बना है? देखिए, गठबंधन का इंजन तो भाजपा है। अगर भाजपा मोमेंटम गेन करती तो सहयोगी दल जो हैं वो पीछे
जैसे ट्रेन के पीछे डिब्बे चलते हैं तो उसी गति से वो भी दौड़ते जिस गति से इंजन दौड़ता। तो भाजपा मोमेंटम गेन नहीं कर पाई। मैं अजीत जी की जो उन्होंने जो बिंदु उठाए उसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि भाजपा कुल मिलाकर के एक स्थानीय नेतृत्व जो है उसको उतना स्पष्ट तौर पे उभार नहीं पाई। अब बाबूलाल मरांडी जी को वापस पार्टी में लाया गया, उनको थोड़ी अग्रणी भूमिका भी दी गई, लेकिन पर्याप्त नहीं दी गई भूमिका। तो अगर भाजपा, देखिए वोटर जो है वो स्थानीय नेतृत्व को भी देखना चाहता है, क्योंकि उसका सरोकार, जब विधानसभा का चुनाव है तो लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन संभावित मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, भले ही उसके नाम की विधिवत घोषणा न हो। तो वो कुल मिलाकर के वो कंफ्यूजन सा रहा कि ये बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसके लिए पर्याप्त संकेत भी विद्यमान नहीं थे। महाराष्ट्र में इसके विपरीत अब आप देखें, देवेंद्र फडणवीस की बड़ी एक अग्रणी भूमिका थी, भले ही वहां एक दूसरे सहयोगी दल के मुख्यमंत्री मौजूद थे, उनके रहते हुए भाजपा किसी और को अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकती थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का जो नेतृत्व है प्रदेश के स्तर पर भाजपा में, वो एकदम निर्विवाद नजर आ रहा था। तो लोगों को लगता है कि कमोबेश लगता है यही बनेंगे, और ये स्वाभाविक है। अब अगर आपकी 130 सीट आ रही है 288 में से, तो लोग ये मान के चलते हैं कि प्रमुख भूमिका आप ही की होगी। और लगभग बहुमत के करीब तो आप अकेले ही आ गए हैं, 10-12 हाँ, सीटें कम। तो झारखंड में ऐसा नहीं दिखाई दिया, तो वो लोग प्रेरित नहीं हो पाए कि किसको वोट दें, कौन होगा। सामने जो है वो मुख्यमंत्री पद के ऊपर वो हेमंत सोरेन जो है वो पहले से मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तो सर मतलब आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी की कई, अगर हरियाणा के चुनावों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पिछले कई चुनावों में बीजेपी का पैटर्न रहा है कि हम सीएम चेहरा नहीं उतारेंगे, तब भी उसे सफलताएं मिली है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो। देखिए तो झारखंड में सिर्फ चेहरा ना होने का नुकसान तो नहीं है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे पिछला चुनाव बीजेपी का जब था, जब बीजेपी सरकार में थी, तो ये कहा गया कि 2014 वाला कि भाई आदिवासी और नॉन आदिवासी करके बीजेपी चुनाव जीती, एक मास्टर स्ट्रोक खेला और रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया। इस बार बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और उसका ज्यादा फोकस मुझे लगता है ट्राइबल बेल्ट पर या आदिवासी चेहरों पर रहा। तो आपको लगता है इससे ना खुदा मिला ना विसाले सनम वाली बात हो गई अजीत जी? नहीं, देखिए, एक जो आप कह रहे हैं कि कोई चेहरा, अगर मध्य प्रदेश की ही बात आप करें तो ठीक है, बीजेपी ने ये नहीं कहा था कि गारंटी दी थी कि इस बार भी जीतेंगे तो शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन एक चेहरा तो नजर आ रहा था ना चुनाव में। वो इन चुनावों में झारखंड में जहां तक बात है बीजेपी के लिए नहीं नजर आ रहा था। और अगर मान लीजिए कोई बाबूलाल मरांडी को जितनी दी जा रही थी वहां पे प्रमुखता, उतनी ही झामुमो से कुछ महीने पहले आए चंपई सोरेन को भी आप दे रहे थे, वैसे ही आप सीता सोरेन के साथ ट्रीट कर रहे थे। तो इससे भी तो अपने कैडर में एक असंतोष का भाव जाता है। तो ये सब चीजें जो है, एक चेहरा तो कोई होना चाहिए ना कि आप, ठीक है, ये नहीं आप, मैं कहता हूं बाबूलाल मरांडी नहीं, लेकिन एक तो होना चाहिए, 2 ही 3 चेहरे जो पार्टी को राज्य में लीड कर रहे हैं वो भी दिखना चाहिए। वो नहीं दिख रहा था। वो लोकसभा चुनाव से पहले से ही भाजपा में झारखंड में मिसिंग है कि कोई एक ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है, 1-2 चेहरा जो पार्टी को, आपको अपने कंधे के बोझ तले आगे लेके जाए। मतलब जो बिहार में भाजपा की अभी स्थिति है, ठीक झारखंड में भी उसी तरह की स्थिति हो गई है। तो जब कोई नेता रहता है तो वो कुछ वोट जो है ना, वो आपका जो अभी आपने कह रहा था कि वोट बीजेपी को जितनी मिली है पिछली बार मिली थी, कमोबेश वही स्थिति है। उसमें कोई चेहरा जो होता है ना, उसी को थोड़ा आगे बढ़ा देता है, थोड़ा सा उसमें 1-2% का ऐड कर देता, तो हो सकता था ये चीजें जो है अभी जो आप देख रहे हैं आंकड़े, ये आंकड़े उल्टे हो जाते। यही अगर मान लीजिए जेडीयू का और लोजपा का झारखंड में कोई वैसा असर नहीं है, उनके पास भी कोई नेता नहीं, वो बीजेपी के प्रभाव वाले थे। आप कोई एक ऐसे दल का ले आते जिसकी भले 2-4-10 सीटों पे ही प्रभाव है और इस गठबंधन में वो आता, वो अगर 1-2% भी वोट जोड़ देता, जो मान लीजिए आज आपका नुकसान हो गया, वो जोड़ देता, तो ये समीकरण ठीक से पलट जाते। अब छोटे राज्यों में चुनाव दरअसल ऐसे ही होते हैं
कि 1-2% का इधर-उधर होगा और वो सीटों में बड़ा अंतर दिखाता है। तो झारखंड में कुल मिला के बीजेपी को, मुझे जो लगता है, जो समझ में आता है, जो मैंने देखा है, बीजेपी ने सोचा था कि इस घुसपैठ के मुद्दे को लेके हम इसको जो है वही राष्ट्रवाद बनाम जो है सो अन्य कर देंगे। लेकिन वहां पे ये इससे ज्यादा कई मुद्दे थे जो जमीन पे काम कर रहे थे। बीजेपी ने उन पहलुओं की ओर ध्यान नहीं दिया और चलिए उसके खैर कारण उसको नुकसान हो गया। उसको लगा कि एक दो जो आदिवासियों में डैमेज कंट्रोल करने के लिए, जैसे सीता सोरेन का चेहरा है या चंपई सोरेन को ले आएंगे, तो वो जो है नुकसान उसकी जो है पूर्ति हो जाएगी, वो नहीं हो पाई। चलिए, अब 2014 की जो आप बात कर रहे हैं ना, तो 2014 में था कि एक नरेंद्र मोदी का वेव चल रहा था। ये भी ये देखिए, बात उस समय नरेंद्र मोदी का बहुत असर था। नरेंद्र मोदी का वैसा असर नहीं रहा है और एक नेता का हो भी नहीं सकता है इतने लंबे समय तक। तो वो जो बीजेपी को लीड दिया था, वो महाराष्ट्र में लीड इनकार नरेंद्र कर मोदी की लोकप्रियता से आया था। दिया, हरियाणा तो में भी कहा गया। इस बार ये नरेंद्र मोदी का चेहरा भी आप आगे कर रहे थे, तो लोकप्रियता का अब जादू नरेंद्र मोदी का भी वो नहीं रहा है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। नहीं खैर, नहीं इसमें नहीं, मैं देखिए आपसे अजीत जी मैं थोड़ा विरोधाभास आप डिसएग्री इसमें करूंगा, थोड़ा सा मैं डिसेंट रखता हूँ। थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा यहाँ पे हाँ। कि देखिए, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों में एक फर्क है। आप देखिए ना, दिल्ली की 7 सीट बीजेपी जीतती है, नरेंद्र मोदी के चेहरे से जीतती है, और असेंबली में बुरी तरीके से हारती है वही दिल्ली की वही जनता जो लाखों से जिताती है लोकसभा की सीट, असेंबली में हराती है। दिक्कत चेहरे की ये है सिर्फ कि बीजेपी को ये सोचना पड़ेगा कि वो कांग्रेस की लाइन पे ना चले, कि जिस तरीके से कांग्रेस में सब कुछ इंदिरा गांधी हो गई थी और सारी लोकल लीडरशिप खत्म हो गई थी, उसी तरीके से अब जैसे कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी है और कोई नहीं है। इसलिए बीजेपी ने जो दूसरे अपने एक्सपीरियंस, आप देखिए यूपी के अंदर योगी उभर करके आए, मध्य प्रदेश के अंदर चौहान ने किया, नया नेतृत्व लाया जा रहा है। आपका महाराष्ट्र के अंदर नेतृत्व आपका सफल रहा है, लेकिन आज भी आपके पास बंगाल के अंदर नेतृत्व नहीं है कोई देने का। आप बंगाल में किसी को ये नहीं दिखा सकते कि ये हमारा चीफ मिनिस्टर का चेहरा है। बिहार में आप नहीं दिखा पा सकते कि बीजेपी के पास ये चीफ मिनिस्टर का उस कैलिबर का चेहरा है। इसलिए उस तरीके की सशक्त लीडरशिप बीजेपी को डेवलप करनी पड़ेगी। प्राय हर कर्नाटका में भी अब नई, देखिए बहुत कुछ अंतर हो रहा है। देख रहे हैं ना शरद पवार का क्या हाल कर दिया अजीत पवार ने। तो अब नए नेतृत्व को भी लेके आना पड़ेगा। यही नहीं होगा कि आप पुराने, देखिए बीजेपी को उस स्थिति में नहीं आना चाहिए। आपको याद होगा कि वाजपेयी जी के जमाने में उत्तर प्रदेश में गुप्ता जी को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था, और उसके असर बहुत अरसों तक बीजेपी को भुगतने पड़े थे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो चाहे यंग डायनेमिक लीडरशिप लाइए, आगे लाइए उठा करके उन लीडर्स को। आप देख रहे हैं ओवैसी के खिलाफ वो महिला जो उठ करके खड़ी हुई है, कितने उस तरीके से आई खड़ी होकर के। इस तरीके से आप लाइए और महिला लीडर्स को भी और निकाल करके लाइए। इसके अंदर महिलाओं की लीडरशिप की कमी नहीं है, बहुत अच्छे प्रवक्ता भी है, वो भी है बीजेपी के पास, जिनको आगे लाना चाहिए। और इसके साथ साथ बीजेपी को एक नीति में अपनी और ध्यान देना होगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो कहीं हो, कि देखिए अपने कैडर को फॉर ग्रांटेड ना ले। आपको मालूम है झारखंड के अंदर भी कितना वो विरोध हुआ है टिकट के ऊपर और उसको लेकर के। तो ये जो आप कई बार आप ये करते हैं कि वो कांग्रेस का जिंदगी भर का कांग्रेस ही था, अगर 2 महीने पहले आप पे आ गया तो वो आपका हो गया। तो कम से कम इस तरीके की रणनीति को जो है बीजेपी को छोड़ दी होगी, क्योंकि बीजेपी एक लॉन्ग टर्म पार्टी है, एक लंबी पार्टी की दृष्टि से चल रही है, एक लंबी देश की सोच लेकर के चल रही है। तो ऐसे लोगों को मैंने तो देखा है दिल्ली के अंदर, ये मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि 14 के बाद से मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए थे जो जाके बोलते थे जी कि जी हम तो जब 3 साल के थे हमारे पिताजी हमें कंधे पे बिठा के शाखा में ले जाते थे। वो लोग ओवरनाइट जो है संघ के हो गए थे, ओवरनाइट बीजेपी के हो गए थे। ऐसे लोगों की आज भी हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम इन जगहों पे देखा है, लेक्चरर अपॉइंटमेंट्स में उनमें देखा है कि तमाम नक्सलाइट जो है ओवरनाइट वो बीजेपी के हो गए हैं और अपॉइंटमेंट्स भी ले रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं। तो और लोकल लेवल की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वहां पे, जिसे हम कहेंगे कि रूरल इंटेलिजेंशिया है या जो ट्राइबल इंटेलिजेंशिया है वहां पे,
उसको भी आदर सम्मान देना होगा। और एक बहुत बड़ी चीज जो बीजेपी को सीखने की है कि आप लोगों को जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो सुनना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आपका दोस्त होते हुए भी आपको अगर ये बता रहा है कि भाई ये चीज गलत हो रही है, इसको आप संभाल लीजिए, ये चीज जरा मुश्किल है लेकिन मुश्किल है तो देखिए फिर देखिए बहुत सब, देखिए मैंने हरियाणा में एक छोटी सी बात इनको बताई थी कि लाखों लोग हरियाणा से दिल्ली यात्रा करता है रोज ट्रेन के माध्यम से, उन ट्रेनों का बहुत बुरा हाल है। अगर एक मीटिंग में भी आप ये कह दें कि भाई हमको इन यात्रियों की भी चिंता है कि इनकी ट्रेनें देर से पहुंचती है, दफ्तर के अंदर इन्हें डांट खानी पड़ती है, वो खानी पड़ती है, तो इसका एक मानसिक प्रभाव पड़ता है कि हाँ भाई मेरा नेता जो है उसको मालूम है मेरी समस्या क्या है। चलिए सर, अब आपके विषय पे वापस लौटते हैं और महाराष्ट्र की बात करते हैं। अब मुझे पता है काफी वक्त से आप बोर हो रहे थे, तो अब उस विषय की बात करते हैं। हम लोग पहले भी लगातार ये अजीत जी, हम सब लोग ये लगातार जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एक पैटर्न देखने को मिला, वोट जिहाद की बात की गई, उसके बाद फिर धर्म युद्ध आ गया। वोट जिहाद के साथ हमने ये भी देखा कि बाकायदा उलेमा बोर्ड ने तो एक 17 सूत्री मांगे कांग्रेस को सौंप दी थी, जिसमें ऐसी-ऐसी मांगे थी जो शायद नहीं होनी चाहिए। किसी कट्टरपंथी को रिहा करने की मांग है, तो किसी को आरक्षण चाहिए, तो पुलिस फोर्स में उनको प्रायोरिटी दी जाए, ये भी थी। मस्जिदों से भी फतवे दिए गए, इस तरह की खबरें सामने आई। धर्मगुरु जो हैं उनसे लोगों ने मुलाकात की। लगभग जो महाविकास अघाड़ी की तीनों ही पार्टियों के जो बड़े नेता थे, उन्होंने जाके मौलवियों से, उलेमाओं से और जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे मुलाकात की गई। एक तरीके से हम लोग इसको इस तरह से देख रहे थे कि क्या ये महाराष्ट्र इस बार वोट जिहाद की प्रयोगशाला के तौर पर काम करने वाला है? क्या ये प्रयोग महाराष्ट्र में सफल हुआ? तो ये जो पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण का जो कॉन्सेप्ट है फिर देश के दूसरे राज्यों में जाएगा। जिसके बाद फिर बटेंगे तो कटेंगे का कॉन्सेप्ट आया और एक है तो सेफ है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका नारा दिया। तो आपको लगता है कि वो वाला प्रयोग फेल किया है इस नारे ने, और जो एक समाज का बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान का, वो एकजुट होकर उसने डेमोक्रेसी के इस पहलू के लिए काम किया है कम से कम, कि वोट जो है वो मुद्दों को लेकर होना चाहिए, ना कि किसी धर्म विशेष की पहचान के लिए होना चाहिए। ये ना तय कर लिया जाए कि भई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक पार्टी का बायकॉट कर देगी, वो उसको उस इलाके में वोट ही नहीं देगी, उसके खिलाफ एक अलग तरह से माहौल बना लेगी। तो आप इस मैंडेट को उस नज़रिए से कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप 2000 अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तो महाराष्ट्र में वोट जिहाद सफल रहा था प्रयोग, और आज के आप नतीजे देख रहे हैं तो एकदम लग रहा है कि पूरी तरह से सफल है। तो इसका एक सीधा सा अर्थ तो है ही कि बीजेपी ने जो ये काउंटर कैंपेन किया था, उसका असर हुआ है। और उसका असर इसलिए हुआ है, जो सर कह रहे थे कि जो जमीन पे ले जाने की बात थी, बीजेपी इसको जमीन पे भी ले गई और लोगों के मतलब दिमाग में इस बात को बिठा पाई कि भाई आप सही में बटोगे तो आपके साथ समस्याएं हैं। और आप वहां देखिए कि मतलब बीजेपी ने भले उस तरह से इस मुद्दों को नहीं उठाया, लेकिन वहां भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है। मुंबई, पुणे में लगातार घुसपैठ के पकड़े जा रहे हैं। वहां पालघर जैसी घटनाएं भी हुई हैं। तो इन सब चीजों को ठीक है कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं बनाया गया होगा, लेकिन जब इस नारे को लेकर बीजेपी गई होगी, तो जो मतदाता है उनके मन में ये घटनाएं भी याद दिलाई गई होंगी, जिसके कारण जो है लोगों को लगा होगा कि बीजेपी जो बात कर रही है वो कोई मतलब हवाई बात नहीं है, वास्तविक बात है। वहां जो मतलब मुस्लिमों की जो गोलबंदी हो रही थी, उसको भी दिखाने के लिए बीजेपी के पास उस पर बात करने के लिए फैक्ट थे, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हुआ था। तो यही कारण था कि मतलब बीजेपी का एक काउंटर कैंपेन वहां सरकारी रहा है, उससे वोट भी आया है। मतलब एक बहुत बड़ा कारण है मुझे जो लगता है इस सफलता में। और बीजेपी उसको ले गई लोगों के मन तक, फिर अपने उसी भाव के साथ लोग वोट देने के लिए आए हैं मतदान केंद्रों तक। जी कपिल जी के इसमें पास आपकी एक चीज जोड़ दूं मैं इसके अंदर आपकी। जनता तक तो ये बात बीजेपी जाने में सक्षम रही, इसमें कोई दो राय नहीं है वहां पे। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी इस बात को जो जनता तक ले गई, उसको सत्य साबित करने में शिवसेना ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जिस तरीके से आदित्य ठाकरे उन मोहल्लों में गए, जिस तरीके से उन्होंने कन्वेंसिंग की, उदय इसका
उदय का वो स्टेटमेंट आना, औरंगजेब हमारा भाई है, मतलब इस तरीके की जो वो चीजें तो इन्होंने की, तो इससे हुँ, जनता के सामने भी ये स्पष्ट हो गया कि हुँ, फिर उसमें एक और चीज साथ में जुड़ी, देखिए कि हुँ, जनता के सामने विचारधारा की बात भी आई हुँ, कि यही उद्धव ठाकरे जो हैं, ये हुँ, किनसे जाके हाथ मिला रहे हैं, हुँ, वही संजय राउत हुँ, किनसे जाके हाथ मिला रहे हैं कि जो हुँ, आदमी लगातार वीर सावरकर को गाली देते, हुँ, ये उनसे हाथ मिला रहे हैं जाके। जो हुँ, शिवाजी को पहाड़ी चूहा बताते थे, ये उनसे जाके हाथ मिला रहे हैं। तो जो जो हुँ, एक प्रतीक थे महाराष्ट्र के, चाहे वो लोकमान्य तिलक रहे हों, चाहे वीर सावरकर रहे हों, चाहे वो शिवाजी हुँ, रहे हों, उन प्रतीकों के बारे में जो निरादर था इन पार्टियों का, उन हुँ, पार्टियों के साथ जाकर के शिवसेना ने उद्धव ठाकरे वाले ने हाथ मिलाया। और मैंने तभी एक बात कही थी चुनाव से पहले, मैंने जी, स्पष्ट विश्लेषण में कहा था कि जी, शिवसेना का भी जो कैडर है ना उद्धव ठाकरे का, जी, ये कैडर भी वहां वोट नहीं डालेगा जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट मौजूद है या दूसरा कैंडिडेट मौजूद जी, है। और वो अब आंकड़े आपके सामने रिजल्ट बता रहे हैं इस चीज को जी, सामने ला करके कि क्या वहां पे हुँ, हुआ है इसके अंदर। लेकिन और क्योंकि इस बात को एक ध्यान रखिए कि जी, महाराष्ट्र के अंदर भी देश के राष्ट्रत्व को लेकर के और हिंदुत्व को लेकर के एक बड़ी पुरानी परंपरा है, जी, वो कोई नई चीज नहीं है। और इसके अलावा ये भी देखिए कि महाराष्ट्र के लोगों ने वो भी देखा है, जो ये लोग समझते हैं ना कि भाई वो बहुत बड़े कलाकार हैं शरद पवार साहब राजनीति के, और ये समझते हैं और वो करते हैं और वो करते हैं। तो एक काउंटर प्रचार भी हुआ लोगों के बीच में कि वही शरद पवार है जिनके जमाने में हाजी मस्तान और दाऊद जैसे लोग भी पनपते थे। क्या वही चीज आप महाराष्ट्र के अंदर चाहते हो, दोबारा इस तरीके की चीज आनी दुनिया के सामने? क्या ये भी महाराष्ट्र कसाब को भी भुगत चुका था? तो जो आप हुँ, बता रहे हैं कि जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर फेल कर गई थी बीजेपी और जिसका फायदा उठा के ले गया था विरोधी हुँ, पक्ष, उसको बीजेपी बीजेपी और मैं समझता हूँ तीनों ने मिलकर जो काम किया है, जी, ये शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी ने भी जो मिलकर काम किया है, जी, उसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरा एक बड़ा क्लियर कट एनालिसिस था हुँ, कि चुनाव के अंदर इंडी गठबंधन का वोटर के अंदर वो हाल होगा जो यूपी में हुआ था अखिलेश और मायावती के बीच में, हुँ, कि मायावती के वोटर ने वोट नहीं डाली थी अखिलेश वाले को। हुँ, और वही आज यूपी में हुआ है। आप देख लीजिए अखिलेश और कांग्रेस का, जो कांग्रेस ने छोड़ दी ना अखिलेश के लिए इंडी का बना करके, जी, कांग्रेस के बहुत बड़े तबके ने यूपी के अंदर भी वोट नहीं डाला है अखिलेश को, हुँ, पूरे उसके ऊपर। तो ये जो फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स ने काम किया है। और एक बात मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर एक ये और अच्छा ट्रेंड है कि राज्य के चुनाव में भी हुँ, लोकल राज्यों के इशू के साथ साथ राष्ट्रीय इशू जो जुड़े हैं महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर, ये एक हुँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने की महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों को लेकर हमारे साथ तो शशांक शेखर जी भी हैं। शशांक शेखर जी, मैं एक विषय जोड़ना चाहूंगा यहाँ देखिए सम्राट इसके जी। साथ एक प्रश्न मेरा इस पे और बनता है। एक चीज़ हमने और देखी, बात सिर्फ वोट जिहाद की नहीं थी। अ, पिछले 3-4 चुनावों में एक पैटर्न जिसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कह रहे हैं कि एक विपक्ष बाँटने की राजनीति कर रहा है या बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ जो है सिर्फ एक समाज से नहीं था। हरियाणा में हमने देखा किस तरह एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। पहले जाट आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ और उसके पीछे किसका हाथ था ये भी बाद में निकल कर सामने और वो उसका वोटिंग पैटर्न चुनावों में नज़र भी आया। इसी तरीके से गुजरात में भी पाटीदार मूवमेंट शुरू होता है, उससे भी चुनावी लाभ लेने की कोशिश की गई और महाराष्ट्र में भी इस तरह कुछ मूवमेंट शुरू हुए और ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो मराठा हैं वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है। मराठा और नॉन मराठा का चुनाव हो गया है। बाँटने को इस संदर्भ में भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि महाराष्ट्र के हर तबके में, चाहे वो कोई-सा भी ज़ोन रहा हो, महाराष्ट्र के जितने भी ज़ोन, चाहे मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो या जो नीचे के इलाके हो, कोंकण हो, हर जगह से बीजेपी को सपोर्ट मिला है और मराठवाड़ा में भी बीजेपी ने बहुत बढ़िया लीड हासिल की है महायुति ने। तो जनता ने उसे भी नकारा है। मुझे लगता है इस बात से इत्तेफ़ाक रखते होंगे शशांक जी। नमस्कार सभी को पहले तो। और
शुरू करूंगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक बार महाराष्ट्र में काफी अच्छी विजय हुई है, और ये विजय किसके खिलाफ हुई है यहाँ से शुरू होना चाहिए। अभी जो सम्राट भाई को कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, बट समझना पड़ेगा कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे ये वाले नारे से जिनको आपत्ति थी, उन लोगों ने फतवों की राजनीति करने में कोई भी दो राय नहीं ली। मतलब करवा दिया गया कि मुसलमान जो भाजपा को वोट देते हैं उनका बॉयकॉट करो, यहां तक पहुंच गए जी। या उद्धव ठाकरे को ये कहना पड़ा कि जो उनके पिता बाल साहब ठाकरे थे, जो 1992 का जो हिंसा हुआ था, जिसका क्रेडिट आज तक शिवसेना लेती रही है कि हमने मुंबई को बचाया, उस हिंसा की माफी तक मांग ली। ये कहते हैं कि मतलब चरण वंदना ऐसी की जाए कि भाई आपके चरण ही हट जाएं। यही हुआ है कि जमीन जोड़ते जोड़ते, नई जमीन जोड़ते जोड़ते आपने पुरानी जमीन खत्म कर गई अपनी। तो यही हुआ है। और एक और बड़ी बात है कि सोचिए कि राम मंदिर अयोध्या में बना, इतना समय हो गया है, अभी तक उद्धव ठाकरे या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राम मंदिर तक नहीं गया। वो राम मंदिर जिसके लिए शिवसेना बाल साहब ठाकरे ने हमेशा कहा कि हम भाजपा के साथ खड़े हैं, यही एक मुद्दा था जिसको लेकर हिंदुत्व के मुद्दे पर वो साथ आए थे। राम मंदिर वो नहीं गए आज तक। तो ये दर्शाता है कि आपने कैसे अपनी राजनीति कब्र खुद खोदी, और कब्र ही कहूंगा क्योंकि जैसा समर्थन वो ले रहे हो कब्र वाला ही है। दूसरा मुझे लगता है जीत हार का एक और कारण बहुत बड़ा ये भी रहा कि जैसा कोई आप कह रहे थे कि जिस तरीके से हरियाणा में हमने देखा जाट नॉन जाट, या हमने जैसे महाराष्ट्र में देखा कि मराठवाड़ को अलग, ओबीसी को अलग, SC ST को अलग, मुसलमान को अलग, विदर्भ को अलग, ब्राह्मण को अलग, एक्सेट्रा। तो वो जो बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मुझे लगता है वो लोगों ने समझा। और ये मेरे को लगता है बहुत हद तक ना कांग्रेस की उस राजनीति के खिलाफ वोट दिया गया है जिसमें कांग्रेस ये कहती है, स्पेशली राहुल गांधी के अंदर में, कि हम कास्ट बेस्ड सर्वे कराएंगे, जनगणना कराएंगे, गिनेंगे कि कौन किस जाति का है और उस हिसाब से हम चीजें बांट देंगे। तो मेरा मानना है कि जो उनके बाप दादाओं ने मना किया था और नाम लेके राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि भाई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, या उनके पहले इंदिरा गांधी ने कहा था, या उसके पहले नेहरू ने कहा था, उसके विज्ञापनों का हिस्सा था। बिल्कुल। तो उसके खिलाफ आज पलट के आप कह रहे हैं कि हम जात की राजनीति करेंगे, और इतनी गंदी। तो ये, और एक जो तीसरा एस्पेक्ट है मेरे को लगता है जिसकी अपनी जात ना बताकर अपनी जात बताएंगे तो मजहब भी बताना पड़ेगा। हिंदू धर्म के तो है नहीं, जिनकी माँ क्रिश्चियन हो, जिनके दादा पारसी हो, तो उनका जात कैसे हो सकता है। लेकिन खैर, और उनसे कोई प्रश्न पूछ ले तो आप अटैक करेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात है मुझे लगता है जिसकी वजह से भाजपा आज सफल हुई है महाराष्ट्र में, और जो एक उनके में चेतना आई है। जब 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो भाजपा की सीटें कम हुई थी और 240 पे आई थी, लेकिन भाजपा फिर भी प्राइम मिनिस्टर सीट बचा पाई थी। ऑन द अदर हैंड कांग्रेस हार गई, लेकिन अपनी कुछ सीटें उन्होंने बढ़ा ली। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस था कांग्रेस का, वो ऐसा था कि हम जीत रहे हैं और हम इसी ढर्रे से बढ़ेंगे, और रिलैक्स हो गए। भाजपा ऑन द अदर हैंड ग्राउंड पे आई, RSS से उन्होंने सही सामंजस्य बनाया, ग्राउंड पे गए, वापस से उन मुद्दों को जो ग्राउंड के उन स्टेट वाइड मुद्दे थे उनको उठाया, और उसी का रिजल्ट है कि महाराष्ट्र और उसके पहले हरियाणा में भाजपा जीती, और कांग्रेस या जो ओपोजिशन अलायंस है वो हारी। और सिर्फ यही दोनों स्टेट की बात नहीं करेंगे, आप देखिए ना, आज मेरे से पहले जो भी वक्ता कह रहे थे एकदम सही, उत्तर प्रदेश की उस सीट का उदाहरण देखिए जहां 30 साल से भाजपा नहीं जीती थी, और भाजपा ने हिंदू को उतारा था, और उसके सामने 11 मुसलमान व्यक्ति उतरे थे, और 60% से ज्यादा वहां मुसलमान की भागीदारी है। लेकिन एक रहोगे तो सेफ रहोगे, या उसके पहले योगी जी का बटोगे तो कटोगे का नारा देखिए इतना है कि 30% हिंदू भी अपने हिंदू व्यक्ति को जिता सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। तो मेरा मानना है कि हिंदू जनरली, जैसा अजीत भाई कह रहे थे कि अपना धर्म देख के वोट नहीं करता है। हम तो रोड टूटा हुआ है तो उसके लिए भी वोट करते हैं, बिजली नहीं आता उसके लिए भी वोट करते हैं, अकाउंट में पैसा नहीं आता उसके लिए वोट करते हैं। लेकिन प्याज की कीमत में भी कर देते हैं, प्याज की कीमत में भी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन इस बार हमने सीखा कि जब मुसलमान और ईसाई अपना मजहब देख के वोट कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। अगर वक्त के नाम पे राम मंदिर जा रहा है, या अयोध्या क्लेम हो रहा है, या काशी मथुरा क्लेम हो रहा है, तो ये समय आ गया है कि हिंदू यूनाइट हो। और फॉर्चुनेटली यूपी के CM
प्रधानमंत्री मोदी सबने स्पष्ट कहा और एक ही लाइन पे कहा, और आरएसएस के मोहन भागवत जी ने भी समर्थन कर दिया। तो मेरा मानना है कि आज का वो जो तो रिजल्ट, देखिए, वो अब की बार नड्डा साहब को अकल आ गई थी। नहीं बिल्कुल, ये देखिए 24 में सीट कम कराने में नड्डा साहब का एक बहुत बड़ा हाथ था, उनका वक्तव्य। मैं तो बीजेपी मानता अपने हूं, पैरों पे खड़ी है, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि भाजपा के साथ एक अच्छी बात है कि उनको सबक जल्दी सीख लेते हैं, या वो सबक सीखने के बाद उस पर कार्य जरूर करते हैं। आज अगर झारखंड हारे हैं तो देखिए, मेरे को इतना अच्छा लगा, अभी मैं जस्ट ज्वाइन करने से पहले देख रहा था, असम के मुख्यमंत्री ने अभी ट्वीट किया है और कहा है कि हम जीते, महाराष्ट्र में अच्छा लग रहा है, असम में एक बाईपोल था वो भी जीत गए, लेकिन झारखंड की हार मैं पर्सनल अपनी हार मानता हूं। क्या कांग्रेस में कोई उस उतने बड़े लेवल का नेता कह सकता है मैं अपनी हार मानता हूं? महाराष्ट्र में कह नहीं सकता। वहां तो खुशी मनाई जा रही थी जब 99 सीट आया था। तो ये डिफरेंस जो मुझे लगता है काफी बड़ा है। सर, बटेंगे कटेंगे पे तो काफी बात हमने की, एक है तो सेफ है पे बात कर लेते हैं। नहीं, इसमें एक बात और संभ्रांत, क्योंकि मैं एक बिंदु और जोड़ना चाहूंगा बटेंगे और कटेंगे के ऊपर, कि राहुल गांधी जो टूल किट लेकर के आए थे अमेरिका से, और जिस टूल किट के भाग के तौर पर ये जातिगत गणना और ये सारा का सारा जो है ये बावेला खड़ा किया गया, उसके पीछे नीति तो यही थी कि हिंदू को जाति के आधार पर बांट लें। तो ये जो जवाब में भाजपा ने नारा दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये बड़ा कारगर जो है वो साबित हुआ है। जनता ने पूरा समर्थन दिया है कि हम एक हैं, और राहुल गांधी के उस टूल किट की ये मैं बहुत बड़ी करारी हार मानता हूं। जी चलिए सर, जी। उसी पे आता हूँ। एक है तो सेफ है वाली बात करते हैं। ये चीज उद्धव ठाकरे भी सोच रहे होंगे, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जो गठबंधन में, महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, 95 सीटों पे चुनाव लड़े। स्ट्राइक रेट उनका 20% का रहा और 20 सीटें ही, उससे भी कम रहा, 20 सीटें जीत पाए हैं। शरद पवार साहब 59 सीटों पे उनकी पार्टी लड़ी थी चुनाव, और माफ कीजिएगा, उनकी पार्टी 86 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और 13 पे वो लीड लेते दिख रहे हैं या कुछ सीटें जीतते दिख रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 12% का रहा, मानिए कि सबसे खराब जो स्ट्राइक रेट रहा उनका रहा। और कांग्रेस का भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रही, 101 सीटों पे लड़े थे, 19 सीटें वो लगभग जीतते दिख रहे हैं। तो इन दोनों पार्टियों का उद्धव ठाकरे, यानी जो ये मान लिया गया कि जो शिवसेना थी, वो शिवसेना परिवार की नहीं, विचार की पार्टी थी। तो जो लोग हैं और जो शिव सैनिक हैं, वो विचार के साथ गए हैं, विचार का प्रतिनिधित्व एकनाथ शिंदे करते हैं। और जो पवार साहब थे, वो पावर विहीन हो गए हैं और ये साबित हो रहा है कि अजीत ही फैमिली में असली दादा हैं। तो इन दोनों का भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? चूँकि शरद पवार की पार्टी गई, उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इस बार तो जनता ने भरोसा भी नहीं दिखाया। और उद्धव ठाकरे साहब के बारे में? आप सभी लोगों से छोटी-छोटी सी टिप्पणी इस पे चाहूँगा। भाई देखिए, उद्धव जी को तो अपनी अगर जबान पे कायम है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था चुनाव से पहले कि अगर लोगों ने मुझे वोट नहीं दी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो भैया वो रास्ता खुल गया है मानसरोवर का दोबारा। तो परिवार को लेके आदित्य ठाकरे भी हार चुके हैं, तो मानसरोवर जा सकते हैं, अपना संन्यास ले सकते हैं जाकर के। जी अजीत जी। शरद पवार को भी ये समझ में आ गया होगा कि ठीक है, चलती है, लेकिन बहुत दिन तक तुम खाली पैसे और अपनी तोड़ फोड़ और अपनी जो तुम समझते हो कि बहुत बड़े चाणक्य हो, समय बदलते हैं और समय के हिसाब से भी कई बार नीतियां लेनी पड़ती हैं, ना कि अपना ये समझ के कि तुम मुखिया हो तो तुम मुखिया ही रहोगे। क्योंकि बारामती में पहले इनकी मैं तो आज ये मानता हूं कि इनकी पत्नी की जगह कोई और खड़ा होता ना इनकी लड़की के खिलाफ, शरद पवार की, तो शायद एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट उनको मिलती अगर बीजेपी यहाँ पे अपना कैंडिडेट लड़ाती, बजाय ये अजीत पवार की पत्नी को वहां से, पत्नी लड़ी थी ना शायद इनकी लोकसभा लड़ाने के लिए, वहां पे पूरे उसको लेकर के। तो ये इन लोगों की, देखिए ये राजनीति अब जा चुकी है इन लोगों की, इन लोगों को अब राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं है। ये शरद पवार लाख कोशिश कर ले भाई, अब ना देखिए, इनको वो कहा जाता था शिक्षा सम्राट, शुगर सम्राट,
इनके लिए, और प्याज सम्राट जो इनके शब्द यूज होते थे, जो इनका कंट्रोल था नासिक की मंडियों पे और महाराष्ट्र के प्राइवेट शिक्षा संस्थानों पे और सब चीजों के ऊपर, अब वो चीजें धीरे धीरे गिर रही है। और मैं बार बार एक बात को कह रहा हूं कि इन लोगों ने जो अपने साम्राज्य बनाए थे, वो उस जमाने में बनाए थे जब हाजी मस्तान जैसे लोग जो है इनकी राजनीति से पनपते थे, उठते थे और इनको सहारा देते थे। अब वो चीजें नहीं रही है, ना हाजी मस्तान है यहाँ और ना दाऊद इब्राहिम है यहाँ पे, और नए नए जो पैदा हो रहे हैं उनका ठिकाना हमारा पुलिस फोर्स अच्छी लगा लेती है, तो वो चीजें नहीं उभर पाएंगी इसके अंदर। जी जी, आप बोले, आपको लगता है कोई अब इनके एकीकरण की शुरुआत तो नहीं हो जाएगी, जैसे जितनी सारी पार्टीज टूट गई थी एक ही नहीं परिवार समझिए, एक सेकंड, एकीकरण नहीं होगी। आप देखिएगा, यही शिवसेना के जो 12-14 जीते हैं ना, ये खुद भाग करके आएंगे शिंदे के पास। जी जी, यही उसमें होगा एनसीपी के अंदर, हाँ क्योंकि जो जीते भी है उनको भी लग गया अब क्या क्या उनका फ्यूचर है आगे, उनके सामने आ गया। कांग्रेस में अभी आप देखिए क्या होता है, क्योंकि एनसीपी का मतलब अजीत पवार का जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत कमाल का रहा है। में तो एनसीपी में तो और देखिए उनका परफॉर्मेंस तब भी रहा है ऐसा, जब वो ऐसे व्यक्ति, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो बटेंगे कटेंगे विरोध में था, उनका सफाया हो गया। अजीत पवार वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि यहाँ बटेंगे कटेंगे का नारा नहीं चलता है, यूपी बिहार में चलता है। तो वो इस लहर में निकल गए हैं, इन लोगों के साथ साथ थे। तो बटेंगे कटेंगे का एक विरोधी जीता भी है। मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है शरद एनसीपी जो है, मुझे लगता है कि शायद एक हो जाए, क्योंकि एनसीपी में देखिए असली लड़ाई तो यही थी कि अजीत पवार की जो महत्वाकांक्षा थी वो शरद पवार पूरा नहीं होने दे रहे थे, और शरद पवार की उम्र हो चुकी है, ये खुद भी स्वीकार कर चुके हैं। और इन नतीजों के बाद यह तो हो गया कि महाराष्ट्र में एनसीपी का नेता अजीत पवार ही होंगे। तो अब जिनको एनसीपी के छाते तले महाराष्ट्र में राजनीति करनी है, तो वो स्वाभाविक रूप से जो है वो अजीत पवार के साथ जाएंगे। और सुप्रिया सुले की अगर परिवार में एक हो भी जाते हैं तो वही भूमिका रहेगी, दिल्ली में वो सेट रहेंगी, उससे ज्यादा भूमिका नहीं दिखती। तो ये तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे एनसीपी में ज्यादा गुंजाइश है कि दोनों एक हो जाए। शिवसेना में हो सकता है कि क्योंकि मतलब जो है सो एक वो होता है ना कि हमारे बाबा के पास जो है सो हाथी था, भले आज जंजीर बच गया है। तो वो बाल ठाकरे का मैं बेटा हूं, उस गर्व में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे का गुट मनसे वाली स्थिति में पहुंच जाए। लेकिन मतलब असली शिवसेना तो अब ये है, ये भी इस नतीजों से साफ हो गया। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जो हम लोग नारों की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि इस जनादेश में एक और महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो है विकास के एजेंडे की भी। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 2019 में जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद लगातार महाराष्ट्र में विकास की परियोजनाओं में अरंगा डाला गया। यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन जैसी परियोजना, मतलब बुलेट ट्रेन अगर इस देश में एक आ जाए तो हमारे लिए पहली शुरुआत होती, गौरव का क्षण होता, उसमें भी अरंगा डाला गया। तो ये एक डर हो सकता है विधानसभा चुनाव में लोगों के मन में रहा हो कि फिर से अगर वो लोग लौट के आते हैं तो, क्योंकि जब फिर एकनाथ शिंदे की सरकार बनी तो कम से कम विकास की चीजें पटरी पर आई। एक आरे वाला विवाद किया गया था उस सरकार के दौरान, तो लोगों को लगा कि जो विकास के काम है वो होते रहेंगे अपने रफ्तार से, राजनीति अपनी जगह है, होते रहेंगे। और शायद यही कारण है कि इस बार आप महाराष्ट्र में देखिए 4% वोटर भी बढ़े हैं, जो वोट का जो परसेंटेज है वो 4% बढ़ा है। तो वो हाँ, तो बहुत संभव है कि ये ऐसे लोग हों जो विकास को लेकर, कि विकास वाली एक सरकार आए, अपने घरों से निकले हों और आके इन्होंने जो वोट किया हो, जिसके कारण मतलब जो है इतना चमत्कारिक नतीजे दिख रहे हैं महाराष्ट्र में। पहले ऐसा होता था कि ज्यादा वोटिंग हो गई तो सत्ताधारी पार्टी डर जाती थी कि हाँ, ये जी जी एकदम उलट हुआ है, उलट चीज हो गई है। अब एक जरूरी बात मुझे लगता है करनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, माना गया कि उत्तर प्रदेश के रिजल्ट बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत पर नहीं पहुंची, तो उत्तर प्रदेश उसमें एक बड़ी वजह रही। आपसी लड़ाई खींचतान की भी खबरें निकली। ऐसे में उनकी अग्नि परीक्षा के तौर पर भी ये 9 सीटों के उपचुनाव देखे जा रहे थे। और इसके अलावा उनके ऊपर जिम्मेदारी भी थी प्रचार की भी। झारखंड में भी उन्होंने प्रचार किया, महाराष्ट्र में भी किया।
तो झारखंड में जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया और महाराष्ट्र में करीब 11-12 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, 11-12 रैलियां की, उन सभी जगहों पर एनडीए और बीजेपी के लोग जीते हैं, जीत दर्ज करते दिख रहे हैं। और वहीं पे उन्होंने बार-बार कटेंगे और बटेंगे का नारा भी दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जो है 7 सीटें जीत गए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो अब जिस तरह की तस्वीरें आई उसमें जो डिप्टी सीएम भी हैं वो भी साथ हैं और जश्न भी मनाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि 27 के लिए कम से कम योगी आदित्यनाथ की जो अग्नि परीक्षा थी वो पार हुई है और कुछ बेहतरी की उम्मीदें जो हैं वहाँ पर उनके लिए भी दिखती नज़र आ रही हैं। सब लोग इस पे थोड़ी-थोड़ी सी आप टिप्पणी करें। जी, बोलिए, बोलिए शशांक जी बोलिए। आपके पहले वाले प्रश्न का मैं पहले उत्तर देना चाहूँगा, जो जी। महाराष्ट्र के लिए आप कह रहे थे। हुँ, देखिए, एक बात तो स्पष्ट है और मैं बिल्कुल सहमत हूँ अजीत भाई और महाराज से कि शिवसेना जो शिंदे जी की है, वही प्रॉपर शिवसेना है, अब उसमें कोई डाउट नहीं है। हुँ, पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, तमिलनाडु की एक पॉलिटिकल पार्टी है एआईएडीएमके, जिसमें जी। जब एमजीआर की डेथ हुई थी, तो उनकी पत्नी ने दावा ठोका था कि मैं असली एआईएडीएमके रखती हूँ और हुँ, सामने में जयललिता थी। और जब हुँ, चुनाव हुआ और जयललिता के पक्ष में जब वोट आया, तो खुद से ही एमजीआर की वाइफ ने छोड़ दिया और कहा कि हम आपके आप मानते हैं कि पार्टी आपके साथ है क्योंकि लोग आपके साथ हैं। हुँ, तो सही यही होगा कि ये मानेंगे कि इनको छोड़ देना चाहिए। और एक बात स्पष्ट है यहाँ पे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज शिवसेना 2 भाग में है तो ये हाल है। अगर शिवसेना आज एक साथ होती या आज से 5 साल पहले वो विश्वासघात अगर आपने नहीं किया होता, तो उस समय देवेंद्र फडणवीस सीएम बने होते, आप भी उसमें अच्छा रोल अदा कर रहे होते। आज ये स्थिति शायद आती ही नहीं, सुचारू रूप से सरकार चल रही होती जैसे बाकी जगह चलती है, लेकिन अति महत्व बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी ना जानते हुए करना मेरा मानना है कि ये इनको गड़बड़ किया है। जहां तक कांग्रेस की बात है सबक लेने की, मुझे नहीं लगता सम्राट भाई कि कांग्रेस सबक लेगी। अगर आपके नेता राहुल गांधी हैं और किस्मत का फेर देखिए, किस्मत का फेर देखिए कि हर चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कांग्रेस को लगता है कि ओह, राहुल गांधी ने कुछ तो अचीव कर लिया और हम कंटिन्यू करेंगे। आज किया है, आज किया है। आज परिवार के 3 लोग प्रियंका गांधी चुनाव जीती हैं और पहली बार इतिहास में होगा गांधी परिवार के संसद में 3 लोग एक साथ नजर आएंगे, सोनिया गांधी ठीक है, और दोनों। और दूसरा झारखंड भी जीत गए। अरे भाई कैसे भी ये जो भी ऐसा हुआ परिवार है, परिवार सम्राट जी, कांग्रेस ऐसा परिवार है जिसका एक आदमी जनता की सेवा नहीं कर सकता। तो नहीं, उन्हें मैंने क्या कहा चाहिए थे? हो, अब लगा लेकिन ले, 2 परिवार भी जनता की सेवा नहीं कर सकते तो रॉबर्ट तीसरा वाड्रा ने चाहिए। अगली बार वाड्रा आ जाएगा, फिर इनकी बच्ची आ उन्होंने जाएगी, पूरा परिवार वाड्रा लंबा ने लग जाएगा। वाड्रा ने आज टीवी पे आके इंटरव्यू में बाकायदा कहा है, मैं तो उसी चैनल पे था कि मैं जब मौका मिलेगा, अभी तो तुरंत नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन जब मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। और फिर उनके पुत्र के बारे में पूछा गया तो कहा कि उसका जो निर्णय होगा वो करेगा। तो खैर, तो थोड़ा बहुत एक सुगबुगाहट दे दी जाती है कि भाई राहुल गांधी बने रहे, उसका फायदा चलो राइट विंग को, बीजेपी को होता है। दूसरी बात जो आपने कहा योगी आदित्यनाथ की, देखिए एक बात बड़ा स्पष्ट है, योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ यूपी में नहीं है। जी, योगी आदित्यनाथ अगर महाराष्ट्र में जाके कैंपेन कर रहे हैं और महाराष्ट्र में उनका नारा लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, तो दैट शोज कि उनके में वो कैपेबिलिटी है। जो पहले थोड़ी बहुत दिखती थी गड़बड़ी, अब पार्टी एक लाइन में है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, तो मोदी जी ने भी उसके फिर आगे जाके कहा कि एक है तो सेफ है, और फिर योगी आदित्यनाथ ने उन दोनों को मिला के अब नारा दिया। तो पार्टी जो पहले 2024 में थोड़ा दिख रहा था कि आरएसएस कहीं और जा रही है, यूपी कहीं और जा रहा है, सेंटर कहीं और जा रहा है, इस बार जो एक सामंजस्य बनाना, चाहे वो बाई इलेक्शंस के लिए हो, बाईपोल के लिए हो, या फिर असेंबली इलेक्शंस के लिए हो, मुझे लगता है ये काफी अच्छा है, काफी अच्छी संकेत है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एज भी काफी कम है और काफी मुखर होकर बोलते हैं, तो मेरा मानना है कि सही है और उनका सही सदुपयोग भाजपा ने किया है। लेकिन एक बात और है यहाँ पे जिसका मुझे डर है कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक होड़ लग गई है कि हम लाडली बहन योजना में अगर 1500 रुपया जा रहा है तो हम 3000 रुपया ऑफर कर देते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि बिजली हम 20% देंगे तो हम 60% ऑफ कर देते हैं। ये अलग बात है कि भी केजरीवाल कितनी करेगा, केजरीवाल क्या अनाउंसमेंट करेगा दिल्ली में, अभी देखिएगा। बिल्कुल। और सोचिए कि यही हाल है कि आज हिमाचल प्रदेश में यही प्रोमिसेस करके कांग्रेस आ तो गई, लेकिन हाई कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि भाई
तुम अपना हिमाचल भवन बेच दो, या होटलें 15-16 होटल को ऑर्डर दे दिया कि बंद, 18 होटल को ऑर्डर दिया कि भाई इनको बंद कर दो। तो ये स्थिति आ गई है कि आप अपना सरकार नहीं चला पा रहे, लेकिन अगले राज्य में जाके आप वैसे ही प्रोमिस कर रहे हैं। तो ये जो गलत एक तरीका बन गया है, मेरा मानना है कि ये अपने आप में ऐसी बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आगे जाके ये आपको कष्टकारी एक सिद्ध होगा। लेकिन समर्थ भाई एक बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस इलेक्शन में एक चीज मैंने और देखा, जो मुझे लगता है ना, जो मोदी जी को या मोदी के अंदर में बीजेपी को एक अलग बनाता है कि हम हमेशा सुनते थे एंटी इनकम्बेंसी, वो नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी की बात जनरली होती है। दोनों आप राज्यों हारे में नहीं दिखी वैसे तो, प्रो इनकम्बेंसी है। दोनों ही राज्यों में नहीं दिखी वैसे तो। बिल्कुल। सर, इस पूरे चुनाव को आप कैसे सम अप करेंगे इन नतीजों को, अगर आप जल्दी से करें तो? मुझसे सर आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। प्रदीप सर को शायद आवाज देखिए, नहीं आ रही। कपिल सर नहीं, मुझे आ रही थी, मुझे पता नहीं था कि मेरे से पूछा है। अच्छा, नहीं हाँ, आप मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, चूंकि मैंने बहुत नजदीक से कवर किया है शिवसेना को, तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी में हमें किसी का ओबिचरी नहीं लिखना चाहिए। राजनेता तो वो हमारे एक मित्र कहते हैं हमेशा कि उस दिन समाप्त मानिए जिस दिन वो तिरंगे में लिपट कर चला जाए। राजनीति में कोई समाप्त नहीं होता है जब तक वो स्वयं उससे किनारा नहीं कर ले। मुझे लगता है कि भाजपा इस समय विस्तार कर रही है अपना, और वो चाहेगी, जैसे आज वो 133 के आंकड़े पर हैं, कमोबेश, कभी आगे पीछे थोड़ा बहुत 1-2 सीट से चल रहा है। भाजपा चाहेगी कि वो अपना स्पेस और बढ़ाए, अपना बहुमत हो, अपने अकेले के दम पे वो सरकार बनाए। आज इनको सहयोगी दलों का साथ लेके सही, लेकिन कालांतर में इसी प्रकार से बढ़े। मुझे नहीं लगता कि जो शिवसेना शिंदे ग्रुप है, इसका कोई बहुत लंबा राजनीतिक भविष्य है। मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ये भाजपा के सहयोग के कारण इन लोगों की इतनी सीट आई है, और एक विशेष परिस्थिति है जिसमें इनको ट्रैक्शन मिली है। इनके पास कोई वैचारिक आधार उतना नहीं है। केवल मात्र बाल ठाकरे का नाम और थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने से हमेशा के लिए आपकी स्वीकार्यता नहीं हो जाती। मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे अरसे तक उसका स्वतंत्र दल के तौर पे कोई खास भविष्य है। उसका समावेश भाजपा में कालांतर में आप होता हुआ देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। रही बात एनसीपी की, एनसीपी और भाजपा के बीच एक आप देखेंगे अंतर्विरोध है वैचारिक। तो लंबे समय तक वो वैचारिक अपनी अलग पहचान बना करके भाजपा के साथ चल सके बहुत लंबे समय तक, लगता नहीं। ये जो विरोधाभास है ये उसके सामने आएगा। उसके लोगों को ये चयन करना पड़ेगा कि वो भाजपा के साथ चलेंगे या अलग रास्ता रखेंगे। अगर भाजपा के साथ चलेंगे तो वैचारिक तौर पर उनको भाजपा के रंग में रंगना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी ये तय नहीं है कि राजनीति यहीं स्थिर हो जाएगी। संभावनाएं बहुत हैं परिस्थिति के अंदर, लेकिन जी, तो मुझे नहीं लगता कि शिवसेना और शरद पवार का जो गुट है उसके बारे में अभी अंतिम बात कहने का समय आया है। जी, जिस तरह की स्थितियां हैं सर, मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि वो खुद अपना बड़ा स्पेस बनाने की तैयारी कर रही है। तो कुल मिला के जिस तरह के नतीजे आए हैं, वो महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे आए हैं, हम जैसा पहले भी चर्चा कर रहे थे कि एक तरह से वोट जिहाद की जो प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई थी महाराष्ट्र को, उसको कम से कम खारिज किया गया है। और एक है तो सेफ है वाला जो फॉर्मूला है, वो नजर आया है, वो प्रयोग जरूर सफल हुआ है। और आने वाले चुनावों में वो प्रयोग लगता है कि फिर से अप्लाई किया जाएगा, कोशिश की जाएगी उसको बिहार से लेके दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक दोहराने की। तो और उत्तर प्रदेश के चुनाव बिल्कुल आएँगे, तब उसका भी असर हो सकता है देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके से बाईपोल के इलेक्शंस आए, वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प थे। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सिर्फ 2 सीटों को छोड़ दें अगर, तो दोनों सीटें मजबूत थीं और बीजेपी कभी वहाँ जीत नहीं रही थी। तो नतीजे लगभग उनकी उम्मीदों के अनुरूप ही आए हैं। और हम इन मुद्दों पर फिर से बहस, अपनी चर्चा जारी रखेंगे, चाहे वो शिवसेना के भविष्य की बात हो या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, उस पर एक सबकी नज़रें हैं, क्योंकि पूरा का पूरा विवाद जो महाराष्ट्र ने पिछले 5 सालों में देखा, समझा और जितनी सियासत की गुत्थियाँ थी वो खोली और बाँधी जाती रहीं,
उसमें भी वजह यही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ये तमाम सवाल हैं। अब देखिए इन सबका किस तरीके से आगे क्या तस्वीर बनती है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। शशांक जी थोड़ा-सा लेट आए लेकिन आपने अपनी बात रखी। प्रदीप सर आपने बहुत सारे दिलचस्प चीज़ें बताई। अजीत भाई ऑफ इंडिया से हमारे साथ में आए, उन्होंने झारखंड को बहुत करीब से समझाया, कमियाँ भी गिनाई और कपिल सर हमारे साथ लगातार रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और इन्होंने सोसाइटी से जुड़ी तमाम चीज़ों पर अपनी बात रखी है, महाराष्ट्र से लेके झारखंड और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को समाज के नज़रिए से भी और जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उसके ज़रिए भी बताने की कोशिश की है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। समय की भी अपनी बाध्यता होती है, थोड़ा-सा उसको देखते हुए कार्यक्रम को रोका जाए और फिर आगे हम लोग बने रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही फिर कई चीज़ों पर आप सबका साथ मिलेगा और हम लोग चर्चा का जो अपना ये दौर है, ये जारी रखा करेंगे। आप सभी लोगों को नमस्कार और टीएफआई में आने के लिए बहुत-बहुत आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।